हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, गोरखपुर में पंचायतों की वोटर लिस्ट में 1,81,00,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। निर्वाचन आयोग ने इन मतदाताओं को चिन्हित किया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिससे आगामी पंचायत चुनावों पर असर पड़ सकता है। अब नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। वहीं अगली खबर देखिए, गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने संसद में कानून के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। रवि किशन ने कहा कि कानूनों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और निर्दोष लोगों को इससे बचाया जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा जिले के रजौली प्रखंड में फुलवारिया डैम पर विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। वह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण करेंगे और पर्यटन विकास की संभावनाओं पर विचार भी करेंगे। रजौली में मुख्यमंत्री एक आवासीय विद्यालय में बच्चों से बातचीत करेंगे और जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे। वहीं दोस्तों देखिए, अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों, आपदा प्रबंधन और मुख्यमंत्री घोषणाओं के लिए 210 करोड़ से अधिक कई योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। ये स्वीकृति प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए 71 बोलेरो वाहनों को खरीद के लिए 7 करोड़ 24 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को 188.55 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने सीएम घोषणाओं से संबंधित कार्यों के लिए भी 14 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से यूपीए और उस जैसे अन्य कानूनों के लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए कहा और ऐसा भी कहा गया कि ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए जिसमें आरोपित को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए साक्ष्य देने होते हैं। वहीं दोस्तों देखिए, ट्रंप प्रशासन गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल की कमान संभालने के लिए एक अमेरिकी 2 सितारा जनरल को नियुक्ति करने की योजना बना रहे हैं। एक्सियोस ने गुरुवार को 2 अमेरिकी और 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी जुटाई। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। वहीं दोस्तों अगली खबर देखिए, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नई तकनीक के साथ होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया। एक ही मशीन से मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य कुल 6 पदों पर मतदान होगा। आयोग ने 32,000 से अधिक मल्टी पोस्ट ईवीएम बनाने का ऑर्डर दिया है। अप्रैल 2026 तक सभी मशीनें आयोग के पास पहुंच जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग को लेकर व्यक्त की जा रही चिंताओं के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में पूर्व प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर परीक्षण के बाद उन कारों पर कोई बुरा असर नहीं पाया गया जिनमें एथेनॉल मिला हुआ है और पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दोस्तों देखिए, पंजाब में जिला परिषद चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने 7 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर का तबादला किया। तेजवीर सिंह को तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक विभाग दिया गया। मनवेश सिंह सिद्धू को रोड पंटल मंडल के कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। अरुण सेकड़ी को फरीदकोट का चार्ज दिया गया। मनजीत सिंह बराड़ स्थानीय निकाय विभाग के सचिव दिया गया। रामवीर सिंह को जालंधर मंडल का चार्ज सौंपा गया। रुविंदरजीत सिंह बराड़ को अतिरिक्त मुख्य अधिकारी और सोनम को संयुक्त आयुक्त नगर नियम पटियाला का चार्ज दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए विभागों के बीच काम का बंटवारा किया। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारियों और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। यह कदम सरकार के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फर्जी मतदान रोकने के लिए निर्वाचन आयोग एसआईआर प्रक्रिया अपना रहा है। उन्होंने बताया कि हर पात्र नागरिक का मतदाता सूची में शामिल होना मजबूत और समावेशी लोकतंत्र की मूल नींव है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में प्रस्तावित प्रतियोगी विद्यार्थियों के आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि नौकरी और रोजगार भाजपा के एजेंडे में नहीं है, भाजपा सत्ता से हटेगी तभी नौजवानों को नौकरियां रोजगार मिल सकेगा। वहीं देखिए, बरेली में बिजली विभाग ने नियमों में बदलाव किया। इस बदलाव के तहत पहली बार बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी पूरी योजना का लाभ मिलेगा। यह निर्णय उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने और समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे बिजली विभाग की राजस्व वसूली में भी सुधार होने की संभावना है। वहीं दोस्तों देखिए, बड़े दुख की खबर, हिसार में एक दुष्कर्म किया गया पीड़िता के साथ, जिसकी उम्र 18 साल की थी। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उससे पहले उसकी नवजात बच्ची ने भी दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पीड़िता के परिवार ने नवंबर में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रोहतास जिले के नासिरगंज में एक 12 वर्षीय छात्रा की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। वह कोचिंग से घर लौट रही थी। उसका शव गांव के किनारे सड़क पर मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया गया है। वहीं दोस्तों देखिए, बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ईडीएस अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए एक व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है। पहले चरण में राज्य भर में राशन कार्डों से 54.20 लाख से अधिक नाम हटाए जाएंगे। यह प्रक्रिया राशन कार्डों का आधार से लिंक करने के बाद शुरू हुई है। जब कई विभागों में अनियमितताएं सामने आई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर में 2.34 लाख, पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख और सीतामढ़ी में 99,000 नामों को सूची से हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। तीनों जिलों से विस्तृत रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। इस खबर के बाद राशन कार्ड की जांच भी शुरू की जा चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 6 लाख अध्यापकों को नए साल में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी से काम कर रही है, जिसका लक्ष्य सभी टीचरों की सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ाना है। उम्मीद है कि यह नियमावली अगले 1 महीने के अंदर राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी और इसके बाद इसे जल्दी लागू किया जाएगा। यह नियमावली राज्य के लगभग 79,000 स्कूलों में कार्यरत सभी तरह के शिक्षक, पुराने शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए एक समान होगी। वहीं देखिए दोस्तों, मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से सबसे अधिक मतदाता चांदीवली सीट पर है। करीब 4.40 लाख के वोटरों वाली चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला होगा। चांदीवली सीट वैसे तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में शिवसेना ने यह सीट कांग्रेस से झड़प ली है। चांदीवली में करीब 27% मुस्लिम वोटर है। यहाँ बड़ी संख्या में मराठी और हिंदी वोटर भी रहते हैं। साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी परिसर में अच्छी पकड़ है। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के फैसले से मराठी वोटरों का विभाजन होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं मराठी वोटरों के विभाजन होने से कुछ वार्डों में कांग्रेस की राह आसान हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्माती हुई दिखाई दे रही है। भारतपुर से विधायक हुमायूं कबीर जिन्हें टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया, अब एक नए राजनीतिक मोर्चे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उन्हें गद्दार कहे जाने के बाद कबीर ने खुलकर पलटवार करना शुरू कर दिया और दावा किया है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरेंगे। ममता बनर्जी द्वारा उन्हें गद्दार कहे जाने पर कबीर ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वे इसका सही जवाब देंगे। वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर बड़ा हमला बोला। कृष्णा नगर में एक सभा संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, महिलाएं अपने औजार तैयार रखें। ममता बनर्जी ने कोलकाता में गीता पाठ के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर साल में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी कर दी गई थी। इसके अलावा खेती किसानी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी से लोन भी लिया जा सकता है।
वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हरियाणा के किसानों की एक बार फिर मौज हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए खाते में आने के बाद अब प्रदेश के 53,821 किसानों को फिर से पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी राहत देते हुए 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी कर दी है। यह पैसा फसल नुकसान की भरपाई के लिए दिया जा रहा है। अगस्त से सितंबर तक हरियाणा में हुई भारी बारिश के चलते फसल को काफी नुकसान हुआ, इसी के चलते मुआवजा राशि जारी की गई है। वहीं देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे संसद भवन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स भी दे रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी पश्चिम बंगाल, असम, बिहार के एनडीए सांसदों से भी मिले। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रविवार 14 दिसंबर को होने वाले यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले हो रही है। हालांकि माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र भरे जाने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि शनिवार को यह तय हो सकता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन के इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। द डेली स्टार की खबर के अनुसार विपक्षी दल यानी कि बीएनपी पार्टी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के बीच इस मुद्दे पर गहरे मतभेद उभर चुके हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, लेकिन हाल के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद खुद ही पद छोड़ने को तैयार है। यह घमासान ऐसे वक्त में तेज हुआ जब बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया लगातार खराब सेहत के चलते वेंटिलेटर पर चली गई है। उनकी हालत से पहले अधिक नाजुक हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम यानी एस्मा लागू कर दिया है। इसके तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश में अब कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम 1966 अधिनियम संख्या 30/1966 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह निर्णय राज्य में बिजली कर्मचारियों के संभावित हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में एक बिल पेश किया जो खास तौर पर जाति पंचायतों की एक तरफ से किसी व्यक्ति या किसी की फैमिली के सामाजिक बहिष्कार पर रोक लगाता है, उसको अपराध घोषित करता है। इस बिल में नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री महादेवप्पा ने असेंबली में कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार विधेयक 2025 पेश किया, जिसमें सोशल बाइकआउट के 20 तरीके बताए गए। इन बहिष्कारों में से किसी से लेन देन करना, उसके काम करने या बिजनेस करने से मना करना, मौका देने से इनकार करना, जिसमें सेवाओं तक पहुंच और सेवाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट के मौके भी शामिल है।